हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये कहाँ पे प्रेजेंट है? सेल के अंदर प्रेजेंट है। सबसे पहले हमने हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है इसमें हमने बात की थी सेल वॉल के बारे में, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कॉल करते हैं उसके बारे में बाद में। अब हम बात कर रहे हैं सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है। सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं ना उनको बोलते हैं हम सेलुलर ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं आज उनके फंक्शन के बारे में जानेंगे और उन सभी ऑर्गेनल्स को हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मतलब मेम्ब्रेन के अंदर क्या सिस्टम होता है उसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये कैसा ऑर्गेनल्स होता है, क्या क्या इनके फंक्शन है, वन बाय वन हम जो है देखेंगे। क्या होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? मेम्ब्रेन ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर भी अलग देखेंगे देखेंगे आप जब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और इनके फंक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, किस तरह से होते हैं वो देखेंगे। और ये जो ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, इनका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटिंग वे में होता है। मतलब एक दूसरे के साथ ही कोऑर्डिनेटिंग मतलब अटैचमेंट शो करते हैं। और फंक्शन नो डाउट अलग होता है, इनके स्ट्रक्चर भी अलग होते हैं, बट फिर भी ये कोऑर्डिनेशन मैनर में काम करते हैं। जैसे कि फैमिली में हम सभी मेंबर जो है वो थोड़ा थोड़ा काम हमारा बटा होता है ना, सेम उसी तरह से जो वो कोऑर्डिनेटिंग वे में ये जो सब सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं वो अपना काम करते हैं और सभी को जो है वो मिलाकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कॉल किया जाता है। सो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये आप देखिए सेंटर पे आपको पता है क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। हमारे केस में जो है वो सेल के अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्लांट के केस में पेरिफेरी पे होता है, मतलब सेंटर से थोड़ा सा हटके होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड हमारा जो है वो ऑर्गन होता है। इस न्यूक्लियर मैनुअल आप देखो ये न्यूक्लियस है हमारा और न्यूक्लियस की जो एनवेलप है, न्यूक्लियस के बाहर जो मैम्ब्रेन डबल मैम्ब्रेन है उस पे पोर लगे हुए हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर कॉल करते हैं। और इस न्यूक्लियस के जस्ट साथ से ही इसके बिल्कुल बाहर वाली मैम्ब्रेन से ही स्टार्ट होती है जो ऑर्गेनल स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप्स की होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ना, कुछ रफ रफ चीजें छोटी छोटी लगी हुई है ना, राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स जो लगी हुई है उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम क्यों कॉल करते हैं? क्योंकि इसके जो सरफेस पे क्या लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं बच्चे? राइबोसोम्स लगे होते हैं। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन को बनाना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन हुआ? ये प्रोटीन बनाती हैं, ठीक है। ये सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं और बिल्कुल जो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर बाउंड्री बनी हुई है जिसको उसको हम कॉल करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप्स की होती है, रफ एंड स्मूथ। स्मूथ ये नीचे वाली देखो, ये वैसे क्या है, टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये अंदर वाला जो कंपार्टमेंट डार्क डार्क देख पा रहे हैं ना ट्यूब के अंदर, जैसे ऐसे लग रहा है कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ये ल्यूमन है हमारा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? ये लिपिड्स की फॉर्मेशन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर और जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन है उनकी फॉर्मेशन करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उनकी फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले आपको इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग के अंदर बैठाना है और उसके बाद में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, क्या मैडम ने सही बताया? नहीं, इसको साथ साथ हम स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी जब की गई यूकेरियोटिक सेल की, जिससे क्या पता लगा कि नेटवर्क प्रेजेंट होता है रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। मैंने अभी बताया ना, ट्यूबुलर ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर थी जो स्कैटर्ड है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉल करते हैं। ये डिवाइड होती है, जो सेल के अंदर जो स्पेस होता है ना, इन टीनी ट्यूबुलर के अंदर जो स्पेस है, एक तो अंदर वाला स्पेस और इसके जस्ट बाहर जो ये साइटोप्लाज्म के साथ बाहर का स्पेस इसका साइटोप्लाज्म के साथ टच में और अंदर का जो है वो इस न्यूक्लियर एनवलप के साथ अटैच है, ठीक है। तो दो कंपार्टमेंट है, एक तो ल्यूमिनल जो मतलब इन टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो ल्यूमिन भरा हुआ है, ठीक है, और एक है बाहर वाला जो साइटोप्लाज्म के साथ अटैच में, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। अब इनके फंक्शन जो मैंने पहले ही बता दिए हैं आपको कि रफ क्या करता है? प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड बनाने में हेल्प करता है। इसमें एटीएस टाइप के राइबोसोम होंगे अगर यूकेरियोटिक एनिमल की बात हो रही है, अगर प्रोकैरियोट्स में है तो डेफिनेटली 70s टाइप। ये तो सब आपको पता ही है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं गोल्गी बॉडी। ये भी गोल्गी बॉडी बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट नीचे पाई जाती है, मतलब बिल्कुल साथ साथ ही ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते
करते हैं। और ये जो इनफोल्डिंग होती है ना गोल्गी बॉडी की, इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। ये मुड़ा हुआ जो पोर्शन है ना, और इसके दो फेस होते हैं, एक तो होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। ये ट्रांस फेस आप देखोगे कि कैसी शेप बन रही है, अगर आपने फिजिक्स में स्टडी किया होगा तो आपने देखा होगा, एक कन्वेक्स शेप होती है और एक कनकेव शेप होती है। ये जो ट्रांस फेस है ये इसका कनकेव सरफेस होता है, ठीक है, जहाँ से चीजें ट्रांसपोर्ट होती है दूसरे ऑर्गेनल्स के पास, ठीक है। और ये जो सिस फेज होता है ना, यहाँ पे वेसिकल्स आती हैं और अंदर अंदर एंट्री लेती हैं। कन्वेक्स शेप होती है, कन्वेक्स आपको पता होना चाहिए, लेंस की कैसी शेप को कन्वेक्स कहा जाता है, कौन सी कनकेव होती है। आप फिजिक्स में भी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ से ये बात आप और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। फिर और थोड़ा सा और क्लियर करते हैं भाई पढ़ के, अगर यहाँ से नहीं समझ में आया तो ये गोल्गी बॉडी का एक बार फिर से 3D एनिमेशन का जो डायग्राम देखिए। जो सिस फेज होता है ना, ठीक है, एक है ट्रांस फेज, ये किसके, गोल्गी बॉडी के दो फेस होते हैं, ठीक है। जो सिस फेस है ना, यहाँ पे जो वेसिकल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो आया है प्रोटीन या लिपिड्स वगैरह, वो यहाँ पे ये ले लेगी, ठीक है, गोल्गी बॉडी ले लेगी और यहाँ पे इसको प्रॉपर पैक कर देगी उस प्रोटीन वगैरह को। इनको इनकमिंग जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आई है और यहाँ के इसके अंदर सिस फेस पे आ जाएंगी, सिस फेस से फिर होते 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 वो वहाँ पे पहुंच जाएगी ट्रांस फेस। ट्रांस फेस से वो इस तरह से न्यू वेसिकल्स की फॉर्म में ब्रेक ऑफ हो जाएंगी और अपनी टारगेट सेल के पास पहुंच जाएंगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ब्रेकेज हो रही है ना, ये वेसिकल्स में क्या है, पैकेज है, मटेरियल पैक करने का काम कर रही है हमारी गोल्गी बॉडी, ठीक है। ये आपने कैसा सरफेस देखा, कन्वेक्स फेस, ठीक है, कन्वेक्स सी शेप है ना यहाँ पे, और ये कनकेव मिरर जैसी शेप है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। और इनके अंदर जो ये कंपार्टमेंट है, ये इसको हम ल्यूमन कॉल करते हैं और इनफोल्डिंग को बोलते हैं सिस्टर्नी। क्लियर है, किसी को कोई डाउट कोई परेशानी है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, क्योंकि वैसे मुझे लगता है कि मैंने इतने अच्छे से आपको समझाया तो डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी हम एनसीईआरटी से भी पढ़ लेते हैं कि क्या जो मैंने पढ़ाया आपको वो एज इट लिखा हुआ है या नहीं, तो यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसका जो नाम है ना इस ऑर्गेनल का, वो डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने जैसे ही इस ऑर्गेनल को डिस्कवर किया ना, उसके बाद इसका नाम रखा गया और साइंटिस्ट के नाम पे इस ऑर्गेनल का नाम दिया गया गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी, ठीक है। केमालियो गोल्गी साइंटिस्ट था जिसने 1898 में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। इसने कहा था कि न्यूक्लियस के पास एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलम के अलावा भी स्ट्रक्चर है, और बाद में इसका नाम रखा गया गोल्गी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड की शेप है, ये फ्लैट और डिस्क मतलब एक चीज ऐसे लग रहा है ना जैसे कि एक बड़ी चीज के ऊपर किसी ने छोटी 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 इस तरह से रख रखी है, मतलब एक के ऊपर एक कोई चीज रखी हुई है, इस तरह से चीज ये स्ट्रक्चर है। डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्ने हैं जिसका साइज है 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर डायमीटर, और ये स्टैक्ड जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के मतलब बराबर रखे हुए हैं, ठीक है। इनका जो नंबर है सिस्टर्ने का गोल्गी कॉम्प्लेक्स में वो भी वेरी कर रहा है, वो डिपेंड करता है आप किस एनिमल या प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। जो गोल्गी सिस्टर्ने है वो कंसेंट्रली अरेंज्ड है नियर द न्यूक्लियस, और डिस्टेंस उनके अलग अलग फेस है, उसने कहा बिल्कुल न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है और अलग अलग इनके फेज है, जैसे कि सिस फेज एंड ट्रांस फेज, ठीक है। बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है ना आपको। और ये वही बातें हैं जो मैंने बताई है। उसने कहा कि ट्रांस फेज जो है वो मेच्योरिंग फेज है और सिस फेज जो है वो एक इमेच्योर मटेरियल यहाँ पे आता है और पैक्ड करके मेच्योर होके वो यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, अपने टारगेट ऑर्गन के पास। तो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं फिर भी दोबारा रीड करके आपको बता देती हूँ, बाकी आप भी मेरे साथ साथ रीड कर लीजिए। गोल्गी अपरेटस प्रिंसिपली क्या परफॉर्म करते हैं, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल को पैक करने का काम करते हैं बेसिकली ये, और डिलीवर्ड करते हैं टू द इंट्रा सेल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है तो उनको डिलीवर करते हैं, क्योंकि ये सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ना, इसलिए इंट्रा सेलुलर टारगेट या सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल भी इनसे जो मटेरियल निकलता है वो चला जाता है अगर रिक्वायर्ड है किसी दूसरे सेल को देन, क्योंकि आपको पता है दो सेल आपस में कनेक्शन शो करती है, प्लाज्मोडेस्माटा या गैप जंक्शन बने होते हैं, ठीक है। मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल पैक होता है वेसिकल्स की फॉर्म में, ठीक है। फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई मटेरियल आया और फ्यूज होता है वो इसके सिस फेज के साथ, और प्रॉपर पैक होके वो दूसरी सेल के पास चला जाता है थ्रू ट्रांसफेज, ठीक है।
और दिस एक्सप्लेन, इस तरह से एक्सप्लेन किया गया कि वाई गोल्गी अपरेटस मेन, और इस तरह से ये बात बताई गई कि क्यों जो है वो गोल्गी अपरेटस रिमेन क्लोज एसोसिएशन में रहता है किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इन नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाई हो जाते हैं इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी अपरेटस में बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज से रिलीज होने से पहले ही वो जो प्रोटीन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है वो यहाँ पे मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है, रिलीज होने से पहले। गोल्गी अपरेटस जो मेन क्या करता है, इसका मेन क्या काम है, मेन इंपॉर्टेंट साइट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की, ठीक है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो बनाया है वो इसके साथ फ्यूज होगा और प्रॉपर ये पैक करके उस मटेरियल को अपने ट्रांसफेज यानी कि मैच्योरिंग फेज से दूसरी सेल को या सेल के अंदर ही मतलब वो रिलीज कर देती है अगर सेल को रिक्वायर है उस प्रोटीन या लिपिड की। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम, ये भी बहुत ही मेन फैक्टर है, हमारी सेल को बचाने का मेन काम करते हैं। अगर सेल में कोई दिक्कत होती है, कोई भी अनवांटेड मटेरियल आ जाता है तो लाइसोसोम क्या कर देता है, या तो अगर उसे लगता है ना कि उस सेल की वजह से अगर सेल में कोई ऐसी चीज आ गई है, कुछ ऐसा बन गया है, तो वो लाइसोसोम उस सेल को ही खत्म करने में हेल्प कर देता है। मतलब कहते हैं ना, जब कोई मान लीजिए एक पैकेट है उसमें एक सेब है, तो अगर वो सेब खराब है तो वो एक सेब सारे सेब को खराब कर देगा, क्योंकि धीरे धीरे वो डिजीज सब में लग जाएगी। इसलिए अगर, क्योंकि सेब को तो नहीं पता ना कि उसे अब बाहर निकल जाना चाहिए वरना ये सारे खराब हो जाएंगे, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खरीद के लेके आते हैं, उस टाइम हमने नहीं देखा, बाद में हमें पता लग गया तो हमने उस सेब को निकाल के बाहर रख देते हैं। लेकिन इसी तरह से लाइसोसोम को, लेकिन लाइसोसोम क्या करता है, इसको पता लग जाता है कि हमारी सेल के इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज आ गई है या सेल ने कुछ ऐसा खतरनाक चीज बना ली है जिससे कि दूसरी सेल को नुकसान हो सकता है, तो ये खुद ही उस सेल को खत्म कर देता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है, मतलब ये खुद ही सुसाइड कर लेता है अगर इसे पता लग जाता है कि सेल में कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। क्यों क्यों कर लेता है, क्योंकि इसके पास एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, प्रोटीज एंजाइम होता है जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, लिपेज एंजाइम होता है जो लिपिड को ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, क्योंकि ये एंजाइम होते हैं, इनकी हेल्प से जो होता है ब्रेकडाउन होता है मटेरियल का। और ये लाइसोसोम क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल की फॉर्म जो बनी है ना, वेसिकल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी अपरेटस ने जो वेसिकल्स बनाए हैं, ये जो गोल्गी अपरेटस ने जो वेसिकल बने हैं ना जिनमें मटेरियल पैक है, ठीक है, और इन्हीं को ही फर्दर वो क्या हम बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं। लाइसोसोम बेसिकली कहाँ से मिलकर बने हैं, इनका सोर्स कहाँ है, तो गोल्गी अपरेटस है, ठीक है। और इनके जो क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा जब भी आप कोई चिप्स का पैकेट खाते हो तो चिप्स वो इतने करारे क्यों होते हैं, अगर आप घर पे बनाओ तो 1-2 घंटे में उसमें मॉइस्चर लग जाता है, क्यों, क्योंकि आपने उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, इसलिए वो खराब हो गई जल्दी। लेकिन जैसे आप मार्केट से जो भी चिप्स का पैकेट लेके आते हो उसमें नाइट्रोजन गैस फिल होती है, उनको करारे रखती है और मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं लगने देती है ना, तो इसीलिए वो फ्रेश होते हैं और आपको बिल्कुल जैसे आप इसे चबाते हो तो थोड़ी क्रंची सी आवाज आती है, ठीक है। तो वैसे ही लाइसोसोम के अंदर जो पैक्ड मटेरियल है वो खराब ना हो, इसीलिए गोल्गी अपरेटस ने क्या है उसमें एंजाइम भरे होते हैं। तो लाइसोसोम में क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो, ताकि उसमें जो मटेरियल है वो खराब ना हो। अगर उसे लगता है कि मटेरियल खराब हो गया है, मतलब अब किसी सेल के किसी काम का नहीं है, तो वो खत्म कर देता है। समझ में आ गई बात। यहाँ पे मैंने रिटन मटेरियल कम लिखा है, समझा ज़्यादा रही हूँ, सो दैट आप अच्छे से अगर रीड करेंगे एनसीईआरटी तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। वैक्यूल का अगर हम बात करें, वैक्यूल एक ऐसा रिजर्व मटेरियल होता है, जो एक ऐसा रिजर्व ऑर्गेनल होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। क्योंकि अगर हम बात करें ना हमारे केस में,
मतलब एनिमल की बात करें तो एनिमल में प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वेस्ट को रिलीज करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर हमारी बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो हमारे पास हम यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं ना, यूरिन रिलीज आउट करते हैं 1-2 घंटे में, है ना। और इसके अलावा स्वेट ग्लैंड होती है, पसीने की फॉर्म में वाटर का जो वेस्टेज है हमारे बॉडी से बाहर निकलता रहता है। तो काफ़ी तरीके हैं। लेकिन अगर प्लांट के केस में बात करते हैं तो प्लांट में ऐसा कोई भी वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, इसलिए वहाँ पे वैक्यूल का साइज बड़ा होता है। हमारे केस में सेल के अंदर जो है वैक्यूल का साइज छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है किसी मटेरियल को स्टोर करके रखने की, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट के केस में कैसे होता है कि जो वैक्यूल का साइज बड़ा है ना, उसमें क्या होता है, ये इस एक ऐसे एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में क्या होता है, स्टोर हाउस होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ जरूरी चीजें भी रख देते हैं और कुछ फालतू की चीजें भी स्टोर में रखे रखते हैं, है ना, जो काम की नहीं है। समटाइम जो काम की उनको भी रख देते हैं, ताकि हमें जब जरूरत हो तभी हम उठा के लेके आते हैं। सेम वैसा ही फंक्शन इस वैक्यूल का है। वैक्यूल क्या करता है, वाटर को भी स्टोर करके रखता है अपने अंदर, ताकि अगर सेल के अंदर वाटर की कमी आ जाए तो सेल को ये वाटर प्रोवाइड कर दे, ठीक है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल भी अपने अंदर ये स्टोर कर लेता है। जो मटेरियल जो है वो सेल के लिए यूजफुल नहीं होता, उनको अपने अंदर स्टोर करके रखता है, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है स्टोर करने की, ठीक है। और पिगमेंट वाटर सोल्यूबल होते हैं, इसमें ये पिगमेंट पाए जाते हैं, और इसके अंदर कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। अगर सेल में कंसंट्रेशन कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो ये आयंस जो है वो अपने अंदर से सेल को दे देता है। इसलिए ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मोटिक जो आयन कंसंट्रेशन है ना, जो वाटर की, पोटेशियम सोडियम आयन, इनकी कंसंट्रेशन को बैलेंस करने का काम करता है सेल के अंदर। तो इसी तरह से जो जरूरी चीज़ें जब सेल में कम हो जाती है, सेल के साइटोप्लाज्म में, तो वो उनको दे देता है, अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो ले लेता है, ठीक है। और ये जो वैक्यूल की जो बाहर वाली लेयर है ना, ग्रीन कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लेबलिंग कर रखी है, वो है टोनोप्लास्ट और सेल शेप। मतलब ये इसका साइज बड़ा हो जाता है, तो मतलब फूल जाते हैं, तो सेल से बड़ा और कम कम हो जाता है। जब इसमें चीज़ें कम हो जाती है तो श्रिंक कर जाता है ये। बट वैसे इसका साइज़ की बात करें, प्लांट और एनिमल में बेसिक डिफरेंस देखें तो वैक्यूल का साइज़ प्लांट में बड़ा होता है, हमारे केस में छोटा होता है। क्लियर है यहाँ तक? वैक्यूल किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ सेल। मतलब जिस चीज़ की कमी हो जाएगी तो दे देगा, फालतू हो जाएगी तो अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। और इसी तरह से इस सेम ऐसा ही फंक्शन जो है वो क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं अमीबा के अंदर भी। आपने देखा होगा, छोटी क्लासेस में भी आपने स्टडी की होगी अमीबा के, ये अमीबा किस तरह से जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन करता है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करते हैं। मतलब अपने अंदर चीज़ों को स्टोर करने का काम करते हैं, प्लस वाटर आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करते हैं अमीबा के अंदर। मैनी सेल्स जैसे कि प्रोटिस्टा है, फूड वैक्यूल्स होते हैं, आर फॉर्म्ड बाय द एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल, ठीक है। मतलब ये किसी भी पार्टिकल को, आपको पता है इसके अमीबा में सूडोपोडियस की हेल्प से वो किसी फूड पार्टिकल को ले लेते हैं, फिर बाद में डाइजेस्ट हो जाता है एंड अपने अंदर स्टोर कर लेता है ये, ठीक है। कुछ खास बातें नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। अब लास्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। और दूसरी इसकी क्या खास बात है, हमारे सेल में न्यूक्लियस सिर्फ डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा सब सेलुलर ऑर्गेनल्स है, सेल के अंदर पाए जाने वाला ऑर्गेनल है जिसका खुद का डीएनए होता है। प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए होता है, और हमारे केस में जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है वो खुद का डीएनए होता है। दो स्पेशल बातें हैं इसकी, एक तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, दूसरा इसमें खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, तीसरी बात ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, मतलब एटीपी फॉर्मिंग ऑर्गन है। मतलब ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन करता है। और इसको कैसे देखा गया साइंटिस्ट के द्वारा, स्टेन किया गया, यूज्ड जीनस ग्रीन डाई से जो है इसे इस स्टेन को यूज करके अंडर द माइक्रोस्कोप जो है वो इसे देखा गया माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसे स्टेन किया जाता है। फर्स्ट टाइम जो स्टेनिंग कौन सी यूज की गई थी, जीनस ग्रीन बी, ठीक है, क्लियर है। और इसकी जो शेप और साइज जो वो वेरी करता है, डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटीज ऑब्जर्व देखी गई है, वो डिपेंड करता है कि आप किस प्लांट की सेल की बात कर रहे हैं या ऑफ कोर्स एनिमल की या किसी और ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। समझ में आ गए हैं, बहुत ही आसान है ये तो। सबसे
आसान तो यही था। ये देखो, ये है हमारी एनसीईआरटी का माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसको कट करके दिखाया गया है। जो आउटर मेम्ब्रेन है और दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दो अलग अलग मेम्ब्रेन दिखाई दे रही हैं, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस, मतलब फ्लूइड या स्पेस जो भी, ठीक है। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर हमारी चलती है एक साइकिल चलती है जिसका नाम है क्रैब्स साइकिल। तो हमेशा याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और ये इनफोल्डिंग होती है, इसको बोलते हैं क्रिस्टा, ठीक है। और ये इस क्रिस्टा के साथ लगे होते हैं ऑक्सीसोम, जो आगे आप देखेंगे। इस स्ट्रक्चर को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि सारा कुछ स्ट्रक्चर का ही खेल है बायोलॉजी में। कुछ भी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डायग्राम देखिए देन रीड करिए, आपको ऑटोमेटिकली कंसेप्ट जो है वो डेवलप हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नंबर सेल जो है वो वेरी करता है, डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है सेल की। दो मेम्ब्रेन होते हैं, खुद का स्पेसिफिक एंजाइम जुड़े होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के साथ, ठीक है। डायमीटर की बात करें 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर होता है। लेंथ की बात करें तो 1 से 4 माइक्रोमीटर की होती है। शेप की बात करें तो सिलेंड्रिकल होती है। अभी आपने देखी ना शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर के जैसी, ठीक है। मैट्रिक्स में मैंने कहा था ये जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जो मैट्रिक्स, इसमें यहाँ क्या चलती है हमारी क्रैब्स साइकिल, ठीक है। और इसके अलावा कुछ राइबोसोम के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन से होंगे, 70s टाइप के होंगे, जो किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। और अगर अब कुछ फीचर्स जान लेते हैं, जो बातें मैंने बता दी वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप खुद पढ़ सकते हैं। जो डबल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। दो एक्वस कंपार्टमेंट होते हैं, एक आउटर और एक इनर, ठीक है। जो आउटर है पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस कॉल करते हैं, इनर वाले को मैट्रिक्स, इनर वाले में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिमिटिंग बाउंड्री होती है जो बाहर आपको पता है अटैच होती है ना साइटोप्लाज्म के साथ। इनर मेम्ब्रेन के साथ जो इनफोल्डिंग होती है उसे हम बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन की क्या है, ये फोल्डिंग है, इसको बोलते हैं क्रिस्टा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। क्रिस्टा काम करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, और इसके अंदर ऑक्सीसोम्स लगे होते हैं, F1 पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं ये एटीपी की फॉर्मेशन में एंड ऑल दैट। ये था हमारे आज के लेक्चर में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।